हेलो एवरीवन। ये कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ वीडियो है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू के संबंध में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले मेरे 3 वीडियो पड़े हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें है जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये वेस्कुलर टिश्यू हैं, वेस्कुलर टिश्यू इनको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया ब्लड, दूसरा आपका हो गया लिम्फ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने वाली है कि जो ब्लड है हमारा दैट इज़ द वेस्कुलर टिश्यू। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो आखिर इस वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से टिश्यू आते हैं, तो इसमें एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, ब्लड शरीर में पाए जाने वाला सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू, दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू बॉडी में कौन सा है तो दैट इज ब्लड। ब्लड की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है, ये बहुत बार नीट में पूछा भी गया है। अगला पॉइंट, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है। यह रिस्पायरेटरी गैसेस जैसे O2, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। देखिए इस सेंटेंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ब्लड क्या है। ब्लड जैसे ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है और वहाँ से CO2 हमारी बॉडी के बाहर निकलती है। ब्लड के द्वारा बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड के में मिक्स होकर और फिर उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिससे वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ब्लड में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं जो अलग अलग टिश्यू से निकलते हैं और ब्लड के द्वारा अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंचते हैं और ब्लड के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी अपने कार्यों को संपादित करते हैं। तो दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड क्या है, एल्केलाइन है और इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है। ये पूछा गया कई बार। मेल में ब्लड जो होता है वो उसके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, मैंने एवरेज वेट के अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 to 5 लीटर के आसपास होता है। अगली हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की संरचना। देखिए ब्लड में मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। यानी ब्लड का जो तरल पार्ट, फ्लूइड पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, ठीक, तो प्लाज्मा प्लस सेल मैंने मैथमेटिकली भी बताया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड कहते हैं। कुल ब्लड वॉल्यूम का 55% to 60% ब्लड प्लाज्मा होता है जबकि शेष 45% से 40% ब्लड सेल होती हैं। ये रेशियो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का नॉन लिविंग, जो प्लाज्मा जो कि ब्लड में उपस्थित होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग एल्केलाइन और फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें ब्लड सेल या कार्पसेल्स नहीं होती हैं, उस पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजिन मुख्य रूप से प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन शरीर का ब्लड प्रेशर एवं सेल और टिश्यू फ्लूइड में ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित रखती हैं, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है एवं शरीर की सुरक्षा करती हैं। और जो अगला है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है टाइप ऑफ ब्लड सेल। देखिए ब्लड सेल जो है वो उनकी मेन कैटेगरी 2 है। सबसे पहले क्या है, इरिथ्रोसाइट एंड नेक्स्ट ल्यूकोसाइट। ठीक, इस इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, इन्हें हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इनकी मुख्य 2 कैटेगरी होती हैं, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हो गया एग्रेनुलोसाइट। देखिए मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि 3 प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं मेनली इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट होती हैं, लेकिन एक और होती हैं उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स भी बोलते हैं।
तो अल्टीमेटली जो मेन कैटेगरी है वो तीन है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। मोस्टली यहाँ पर ये जो दो कैटेगरी हैं यही आपको बुक में मिलती हैं, लेकिन तीसरा भी थ्रोम्बोसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीन मेन कैटेगरी हो गई। और जो आपका ल्यूकोसाइट उसमें दो कैटेगरी होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोसोफिल, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होती हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होती हैं। इसका मैंने फिगर भी दे रखा, उससे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको आप देखिए, ये मेन ब्लड सेल्स हैं। पहले आपकी ब्लड कौन सी सेल्स हो गई? रेड ब्लड, आरबीसी जिनको बोलते हैं, दैट इज। अगला डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में पहले तीन मैंने आपको बताया था, बेसोफिल्स, न्यूट्रोसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और लास्ट में तीसरी कैटेगरी कौन है? प्लेटलेट्स हो गई। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद अब जितनी भी ब्लड की कैटेगरी है, एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी उससे रिलेवेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सेल, रक्त कणिकाओं की इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे बनती हैं, ओवरऑल जितनी भी हैं। तो एम्ब्रॉयनिक या फिटल के समय ब्लड सेल का निर्माण यॉल्क से लीवर, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड और बोन मैरो में होता है। यहाँ पर ये सारी ब्लड सेल बनती हैं। जबकि एडल्ट में, ये एम्ब्रॉयनिक की बात की जा रही है, जबकि एडल्ट में आरबीसी, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो कहाँ होती है? जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके मध्य में जो भाग होता है, अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। इसके अलावा जो लिम्फोइड टिश्यू हैं जैसे स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड में एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट का भी निर्माण होता है। अब एक ये तो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया कि जो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बन रही हैं, उनका प्लेस बता दिया। अब एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आरबीसी की, यानी एरिथ्रोसाइट की, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। सभी कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में कौन कौन? एम्फ्यूमा और प्रोटियस की होती है, जीव हैं। इन दोनों की मतलब जो आरबीसी है सबसे बड़ी होती है, लार्ज। नेक्स्ट, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट आरबीसी किसकी होती है? मस्क डियर, जिसे कस्तूरी हिरन भी बोलते हैं। अगला, जो मैमल्स हैं स्तनधारी में मनुष्य की आरबीसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड, बाइकॉनकेव एवं न्यूक्लिएट होती है। यहाँ बाइकॉन्वेक्स गलत लिख गया, न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है, मतलब लाइफ टाइम होता है, जितने समय तक एक आरबीसी जिंदा रहती है उसको, वो कितना होता है? 120। ये भी पूछा गया है बेटा कई बार। नेक्स्ट, फ्रॉग की जो आरबीसी वो ओवल, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट, मैमेलियन जो आरबीसी है उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम नहीं होता है। यानी जो मैमल्स की आरबीसी उसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। फ्रॉग की आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है वो लगभग 100 डेज का होता है। अगला पॉइंट नंबर 8, आरबीसी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी जो आरबीसी है उसमें क्या आता है? जो रेड ब्लड सेल हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर की होती है एवं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क रेड कलर का होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब यदि ऑक्सीजन ब्लड में उपस्थित है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है, तो वो ब्लड हमारा ब्राइट रेड कलर का होगा। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 होगा, तो वो कैसी होगी? डार्क रेड कलर की। हीमोग्लोबिन में 33% आरबीसी होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और F+2, ये F के ऊपर +2 है बेटा। F2 पोरफायरिन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीम कहते हैं। नेक्स्ट, सभी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में रेड पिगमेंट उपस्थित होता है। उसे जो रेड मिनरल्स होता है, मतलब जो पिगमेंट में मिनरल्स होता है जिसके कारण, तो उसको आयरन बोलते हैं, Fe हो गया। नेक्स्ट, 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम यानी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि मनुष्य के प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो समझ लीजिए वो एनीमिक हो गया, मतलब उसमें डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है, ब्लड की, रक्त की कमी है। एनीमिया वह अवस्था है जिसमें पर्याप्त मात्रा में एरिथ्रोसाइट या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट, ओल्ड नॉन फंक्शनल आरबीसी स्प्लीन और लीवर में नष्ट हो जाती हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्लड रेड होता है
जनरली ब्लड जो है वो क्या रेड होता है, लेकिन अर्थवर्म के केस में यानी केचुआ के केस में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। तो क्या होगा, बल्कि उनके हीमोग्लोबिन जो होता है वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट, हीमोसाइनिन, ये पूछा गया नीट में कई बार, कॉपर युक्त रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि आर्थ्रोपोड और मोलस्का जैसे जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एनीमिया के बारे में बताया है कि कितने प्रकार की एनीमिया होती हैं। एनीमिया जो है वो मेनली यहाँ पर होती तो कई प्रकार की है, लेकिन जो पूछी जाती हैं वही मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है। सबसे पहले माइक्रोसिस्टिस एनीमिया, ये आयरन की कमी से होती है। नेक्स्ट, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होती है। और नेक्स्ट, परनीसियस एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी से होती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी भी गई है। अब आरबीसी तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। पहले इस फिगर को देख लेते हैं। जो डब्ल्यूबीसी हैं उसमें सबसे पहले मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोसोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये नीचे नहीं देखेंगे, ये ऊपर ये कैटेगरी मैंने आपको पहले बता चुके हैं। ठीक, तो इसी को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जो डब्ल्यूबीसी हैं इनकी दो कैटेगरी होते हैं, मैंने पहले भी बताया। एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में आपके तीन आते हैं, न्यूट्रोसोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इन तीनों में लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, लोब्यूल जैसा होता है, ठीक इस टाइप के लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस। और जो दूसरी कैटेगरी है ग्रेनुलोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं। इनमें स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, मतलब गोल न्यूक्लियस पाया जाएगा। ऊपर फिगर में दिया गया है। श्वेत रक्त कणिकाएं को ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कलरलेस होती हैं। नेक्स्ट, कुल श्वेत कणिकाओं की संख्या, ल्यूकोसाइट की संख्या 5000 पर क्यूबिक mm होती है, मतलब ब्लड के समतुल्य। एवं आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, 600:1, रेशियो फर्स्ट यानी 1, सॉरी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डीएलसी के द्वारा शरीर में उपस्थित किसी भी प्रकार की बाहरी हानिकारक तत्व अर्थात एंटीजन के बारे में पता चलता है। आप जब ब्लड टेस्ट आपका होता है, कोई भी बीमारी होती है तो टीएलसी डीएलसी टेस्ट होते हैं, तो उसी के बारे में ये पॉइंट मैंने यहाँ पर समराइज किया है। संख्या में न्यूट्रोसोफिल्स सबसे अधिक एवं मोस्ट एक्टिव डब्ल्यूबीसी होते हैं। जितने भी डब्ल्यूबीसी उनके बारे में मैंने एक एक करके यहाँ बताया। इनमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस 3 to 5 लोब होता है। और ये फेगोसिटिक मतलब क्या होता है, जो बाहर से एंटीजन यानी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनको ये न्यूट्रोसोफिल क्या कर लेती है, खा लेती है, जिससे आपके शरीर में बाहर से जितने भी एंटीजन है यानी हानिकारक हैं वो आपके शरीर में विभिन्न किसी भी प्रकार का रोग नहीं कर पाते हैं। अगली है इओसिनोफिल, ये भी फेगोसिटिक होती हैं। इनमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। एवं यदि शरीर में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो आप समझ जाइए आपको एलर्जिक कंडीशन हो गई और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, कोई किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है। अगला पॉइंट 6, बेसोफिल नॉन फेगोसिटिक होती है, फेगोसिटिक नहीं होती हैं। इनमें स्थिर न्यूक्लियस 2 to 3 लोब होता है, या भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब एलर्जी अगर आपको बॉडी में होगी तो ये भी इनकी भी संख्या राइज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट शरीर को पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायता करते हैं। लिम्फोसाइट के द्वारा हमारी बॉडी में जो भगवान आप समझ लीजिए, देवता हमारी बॉडी समझ लीजिए, एंटीबॉडी होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। अगला, मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट कार्पसेल्स होते हैं और यह भी फेगोसिटिक होते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पॉन है वो 10 से 13 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी सेल डिवीजन प्रदर्शित नहीं करती हैं। अगला, ल्यूकेमिया को सामान्यतः ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट का अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होता है, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी है थ्रोम्बोसाइट, इसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का जो जीवन चक्र होता है 7 से 12 दिन का होता है। ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक फैक्टर है, यानी खून का थक्का बनाने के लिए ये आवश्यक फैक्टर है। अब ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रोसेस पूछा जाता है और इससे शॉर्ट नोट्स भी बहुत आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, जहाँ जिस स्थान पर आपकी चोट लगती, मान लीजिए ये प्लेस आपका इंजर्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ की सेल्स और टिश्यू डैमेज हो जाएंगी और ब्लड बाहर निकलने लगेगा। तो जब शरीर की ब्लड से वेसल्स किसी दुर्घटना के कारण रप्चर्ड हो जाती हैं तो परिणाम स्वरूप
अधिक मात्रा में शरीर का ब्लड लॉस होता है, अतः खून के थक्का बनाने की प्रक्रिया को ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। अब इसके जो स्टेप हैं वो 4 स्टेप में पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। सबसे पहले क्या होता है, घायल स्थान की डैमेज्ड सेल यानी प्लेटलेट्स या टिश्यू से एक कंपोनेंट निकलता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पदार्थ रिलीज होता है जो कि एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में हेल्प करता है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर चोट लगी वहाँ से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा क्या बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा। सेकेंड स्टेप, थ्रोम्बोकाइनेज जो यहाँ पर बना था ये वाला, ये कैल्शियम आयन, सी के ऊपर डबल पॉजिटिव लगा दीजिएगा, यहाँ बड़ा सा लिखे दे रहा हूँ, कैल्शियम आयन ये आपका है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये थ्रोम्बोकाइनेज एवं कैल्शियम आयन ये दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, जो सोलुबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन है वो इस थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन बना है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में इनसॉल्युबल फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन को इस फाइब्रिन में बदल देगा। ये जो है ये आपकी सोलुबल प्रोटीन है और ये कैसी आपकी है, इनसॉल्युबल, अघुलनशील। अब इसका अंतिम स्टेप फोर्थ, जब फाइब्रिन बन जाएगा तो फाइब्रिन के साथ आरबीसी, यानी ये जो फाइब्रिन के साथ आरबीसी क्लम्प होके मतलब फंस के ब्लड क्लॉट का निर्माण करते हैं, क्लॉटिंग बन जाती है और इस प्रकार ब्लड क्लॉटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी फाइब्रिन प्लस सेल मिलके क्या बन गया, क्लॉट, और इसी को खून का थक्का बोलते हैं। और जब ये थक्का या क्लॉटिंग बन जाती है तो ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक था वैस्कुलर टिश्यू से संबंधित ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग से मैंने पूरा फिनिश कर दिया। इसमें मैंने सारे बेटा जितने भी पॉइंट रखे हैं वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी आपको बताया है और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आए आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है वीडियो को अपलोड करने में, आने में, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि निरंतर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।